प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक विदेशी लड़की भारत आकर हमारी संस्कृति से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। आज हम जानेंगे सत्रिया और बिहू नृत्य की एक ऐसी रोचक कहानी जो आपको भी मंत्रमुग्ध कर देगी। नमस्कार छात्रों, आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी चैनल वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल। और मैं हूं आपका अपना शिक्षक विनोद कुमार वेदालंकार। और आज हम कक्षा 6 की मल्हार पुस्तक के एक बेहद सुंदर पाठ सत्रिया और बिहू नृत्य का बहुत ही सुंदर, सरल और रोचक तरीके से अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है? तो इस वीडियो में आपको पाठ का सार, पाठ की आसान व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भारत की सांस्कृतिक परंपरा और नृत्य की विविधता को दर्शाने वाला यह पाठ एक ब्रिटिश लड़की एंजेला की असम यात्रा की कहानी को प्रस्तुत करता है। एंजेला लंदन के केंजिंगटन क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की है जिसे यात्रा और नई जगहों को जानने में बहुत रुचि है। उसकी माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है जिन्हें असम की नृत्य परंपरा पर एक फिल्म बनाने के लिए ब्रिटिश अकादमी ने अनुदान दिया है। अनुदान का मतलब होता है सब्सिडी दी है। और इस प्रोजेक्ट के कारण वे अपने परिवार के साथ असम जाने का फैसला लेती हैं, जिससे एंजेला को भारतीय संस्कृति को बहुत ही नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, असम पहुंचने के बाद वे बिहू उत्सव में शामिल होते हैं, जो एक कृषि पर्व है, यानी कि खेती किसानी से जुड़ा हुआ उत्सव है और फसल चक्र के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। एंजेला यहाँ बिहू नृत्य और पारंपरिक संगीत को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। मंत्रमुग्ध शब्द का अर्थ होता है सम्मोहित हो जाती है। उसे यह देखकर बहुत अधिक आश्चर्य होता है कि किस तरह असम के लोग अपने त्योहारों को नृत्य और संगीत के माध्यम से हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों, वाद्य यंत्रों और समूह नृत्य को देखकर वह भी इस नृत्य का हिस्सा बनने की इच्छा प्रकट करती है। इसके बाद वे असम के एक प्रसिद्ध सत्र, सत्र का मतलब है वैष्णव मठ और मठ का मतलब होता है ऐसा स्थान, ऐसा आश्रम जो कि साधु संतों का निवास स्थान होता है। तो उसकी वैष्णव मठ की यात्रा करने का उसको प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है, जहां उन्हें सत्रिया नृत्य देखने का भी मौका मिलता है। यह नृत्य परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसमें महिलाओं की भागीदारी भी दिनों दिन बढ़ रही है। यहाँ एंजेला की मुलाकात रीना सेन की बेटी अनु से होती है, जिससे उसकी गहरी मित्रता हो जाती है। अनु उसे असमिया संस्कृति और पारंपरिक खेलों से परिचित कराती है। दोनों साथ मिलकर सत्रिया नृत्य की मुद्राओं और शैली को समझने की कोशिश करती हैं। एंजेला नृत्य की इस भव्यता और शक्ति से बहुत अधिक प्रभावित होती है, खासकर जब वह महिलाओं द्वारा प्रस्तुत सत्रिया नृत्य को देखती है। इस यात्रा के दौरान एंजेला को भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता का अनुभव होता है। वो समझती है कि नृत्य और संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने और समाज की परंपराओं को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब वह लंदन लौटती है तो अपनी कक्षा में बिहू और सत्रिया नृत्य का प्रदर्शन करती है। उसको जो यहाँ से सीख करके गई थी उसको रिप्रेजेंट करती है अपनी आर्ट को, जिसे
उसके क्लासमेट, उसके सहपाठी और उसके शिक्षक बहुत अधिक सराहते हैं और इस अनुभव से उसे यह भी एहसास होता है कि कला और संस्कृति की भाषा सब जगह फैली हुई है, जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्कृति से जोड़ सकती है। और इस यात्रा ने एंजेला के जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया। एंजेला ने इस यात्रा के बाद जीवन को देखने का नजरिया बदल दिया और उसने भारतीय नृत्य परंपराओं को अपने हृदय में बसा लिया। प्यारे विद्यार्थियों, भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ अलग अलग है और इतना मनमोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की तरफ खींचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एंजेला, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, एक आप जैसी ही एक स्टूडेंट है, बालिका है, छात्रा है। एंजेला लंदन के प्रसिद्ध इलाके केंसिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल उसके घर के पास ही था, जिससे उसे वहां जाने में ज्यादा समय नहीं लगता था। उसके कोई सगे भाई बहन भी नहीं थे। सगे का मतलब होता है बिल्कुल निकट संबंधी, जो कि ब्लड रिलेशन में हो। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि वो अकेली थी, इसलिए वह अपने दोस्तों जेम्स और कीरा के साथ काफी समय बिताना पसंद करती थी। वे तीनों मिलकर कई तरह के काल्पनिक खेल खेलते थे और नई नई कहानियों का हिस्सा बनने में उन्हें बहुत मजा आता था। खासकर वे ऐसी कहानियों में खो जाते थे जिनमें किसी दूसरे देश की रोमांचक यात्रा का जिक्र हो, चर्चा हो। जिक्र माने चर्चा हो। एंजेला को उन कहानियों से बहुत अधिक प्रेम था, प्यार था, जिनमें उसे ताजमहल, एफिल टावर और कोलोसियम जैसी मशहूर जगहों की सैर करनी होती थी। वह सपनों की दुनिया थी और सपनों में ही दुनिया की सैर वो कर लिया करती थी। अपनी कल्पनाओं में ही वो संसार में घूम लेती थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी यह कल्पनाएं जल्द ही हकीकत बनने वाली हैं, सत्य में बदलने वाली हैं। जल्दी ही उसे एक ऐसा अवसर मिलने वाला था जिससे उसकी जिंदगी में एक नया अनुभव जुड़ने वाला था। उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। प्यारे विद्यार्थियों, एंजेला की मां, जिसका नाम हम पहले ही कर चुके हैं, जिसकी चर्चा, जिसका नाम था एलेसेंड्रा, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री क्या होती है? तो डॉक्यूमेंट्री होती किसी भी विषय पर आधारित, तथ्यों से परिपूर्ण, फैक्ट्स से परिपूर्ण किसी फिल्म का प्रोडक्शन करना, कोई फिल्म बनाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही काम एंजेला की मां एलेसेंड्रा करती थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की पारंपरिक नृत्य कला पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिली थी, अनुदान मिला था, सब्सिडी मिली थी। लेकिन मुश्किल यह थी कि उन्होंने यह काम सिर्फ 1 महीने में पूरा करना था। समय की कमी को देखते हुए उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों का 1 हफ्ता बढ़ाने की अनुमति ले ली, ताकि एंजेला और उसके पिता, जिनका नाम था ब्रायन, वो भी इस यात्रा में उनके साथ जा सकें। एंजेला इस अचानक बनी यात्रा की योजना से काफी हैरान थी, आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसकी मां के लिए यह बहुत जरूरी था कि वे समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करें। इसलिए परिवार ने जल्दी ही यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी और जल्द ही एक रोमांचक सफर के लिए वो निकल गए। तो यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाई गई है, जो कि एक वर्ल्ड मैप है।
इसमें एक तीर के निशान के माध्यम से जो उनका रूट मैप है वो भी आपको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, एंजेला एंजेला को समझ ही नहीं आता था, वो समझ ही नहीं पाती थी कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया। जब तक वह स्थिति को पूरी तरह से समझ पाती, तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान भर चुकी थी। यात्रा के दौरान उसकी मां ने उसे असम की खूबसूरती और असम की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में उसको बताया। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और यह अपनी हरियाली, अपनी समृद्ध वन्य जीवन, अपने बेहतरीन रेशम और चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त वहां की नृत्य परंपरा भी बहुत ही स्पेशल है, अत्यंत खास है। एलेक्सेंड्रा की जो डॉक्यूमेंट्री का मुख्य विषय असम के लोगों के जीवन में नृत्य की अहमियत को समझना था। डांस जो वहां का लोक नृत्य है उसकी अहमियत को समझना था। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी बात यह थी कि वे उस समय असम पहुंचे जब अप्रैल का महीना चल रहा था, जो वहां नए साल का समय माना जाता है। इस मौसम में लोग वसंत के आने का जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी जो साल है जिसको आप लोग प्रयोग में लाते हो वो 1 जनवरी से उसका आरंभ माना जाता है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का जो वर्ष है उसकी शुरुआत अप्रैल से होती है, यानी कि बसंत पंचमी के आसपास होती है। तो वो उसी समय की ये घटना है। तो एंजेला को उसी रात बिहू देखने का मौका मिलने वाला था, जिससे वह बहुत ही ज्यादा खुश थी कि इतना सुंदर अवसर उसके जीवन में आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, गुवाहाटी के एक होटल में उसकी चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। वे तीनों, कौन तीनों? एलेसेंड्रा, उनके हस्बैंड और उनकी बेटी, वे तीनों गुवाहाटी के होटल में थोड़ा आराम करने और सफर की थकान मिटाने के बाद उसी शाम पास के एक गांव, और गांव का नाम था मलंग, उसकी तरफ रवाना हुए। जैसे ही वे गांव पहुंचे, एंजेला को वहां का वातावरण एकदम अलग और नया लगा, बिल्कुल प्योर। चारों तरफ हरियाली थी और हवा में एक खास तरह की ताजगी थी और खुशबू से भरी हुई हवा थी। प्यारे विद्यार्थियों, गांव पहुंचने के बाद एंजेला की मां ने उसे बिहू त्योहार के इंपॉर्टेंस, उसके महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने समझाया कि बिहू असम का एक प्रमुख कृषि पर आधारित, खेती पर आधारित, फसल चक्र पर आधारित एक त्योहार है जो किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ है। भारत की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और असम में यह त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है, क्योंकि 3 बार फसल की हार्वेस्टिंग होती है। पहली बार तब किसान खेती में बीज बोते हैं। दूसरी बार जब वे धान की रोपाई करते हैं, और तीसरी बार तब जब उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, यह त्योहार केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि किसानों की मेहनत, खुशी और उनकी उम्मीदों का प्रतीक है, क्योंकि घर में नई फसल आएगी तो जीवन आगे बढ़ेगा। तो ये जो पाठ है बिहू नृत्य से जुड़ा हुआ, इस पाठ के प्रस्तुत अंश में एंजेला वहां के वातावरण को देखकर बहुत अधिक आश्चर्यचकित होती है। एंजेला कार से उतरती है और वहां के नजारों को देख करके दंग रह जाती है। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था, हर तरफ रोशनी थी, लोग पारंपरिक कपड़ों में सजे हुए थे। पारंपरिक माने अपने लोकल जो उनके परिधान हैं वो उन्होंने पहन रखे थे, चाहे वो लड़के थे, लड़कियां थी, स्त्री थे, पुरुष थे। और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा वातावरण गूंज रहा था।
गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ के नीचे एक स्टेज लगा हुआ था, एक मंच सजाया गया था। वहां पूरा गांव जुट गया था, पूरा गांव की जो लोग हैं वहां पर भीड़ उमड़ी हुई थी। इतने सारे लोगों को एक साथ खुले आसमान के नीचे बैठा देखकर एंजिला को ऐसा लगा जैसे वह किसी पुराने समय में पहुंच गई हो, क्योंकि वो तो लंदन से आई थी। वहां इस प्रकार के वातावरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसे कोई जादुई टाइम मशीन उसे पुराने समय में ले गई हो। इस प्रकार की वह बच्ची कल्पना कर रही है। वो मंत्र मुग्ध होकर के, वह सम्मोहित सी होकर के, वह हिप्नोटाइज सी होकर के उस दृश्य को निहारने लगी, उस आनंदित दृश्य को मन की आंखों से देखने लगी। सामने रंग बिरंगे कपड़े पहने लड़के लड़कियां पारंपरिक बिहू नृत्य कर रहे थे। लड़कों के हाथों में असम के पारंपरिक वाद्य यंत्र थे और लड़कियां लाल और बादामी रंग की खूबसूरत गहरी डिजाइन वाली पोशाक में चमक रही थी। उनकी हलचल, हाथों की मुद्राएं और ऊर्जावान शरीर भाषा, ऊर्जावान माने एनर्जेटिक, शरीर भाषा माने बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था कि वे इस खुशी के पल में पूरी तरह खो चुके हैं। हर कोई बसंत ऋतु के स्वागत में झूम रहा था। एंजेला को ऐसा नजारा, ऐसा दृश्य देखने को मिला और उसको इतना अच्छा लगा कि उसने सोचा कि काश वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसा नृत्य कर सकती। यह विचार ही उसके हृदय को रोमांचित करने वाला था। तो यहां पर एक तस्वीर भी दिखाई गई है, एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें बिहू नृत्य की, जो वहां का पारंपरिक और लोक नृत्य है, उसका एक झलक प्रस्तुत करती है। बिहू नृत्य, बिहू नृत्य अपने साथ, उसके साथ मनाए जा रहे थे बिहू नृत्य, और उसके साथ यानी बिहू नृत्य के साथ क्या क्या मनाया जा रहा था। इस भव्य उत्सव में एंजेला पूरी तरह से डूबी हुई थी, उसको उसमें खो गई थी। और उसकी मां तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी कैमरे लेकर, लेकिन एंजेला अपने हृदय में उसको उतार रही थी, अपनी स्मृतियों में उसको उतार रही थी। सब कुछ उसे किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था और इस अनुभव को और भी विशेष, खास, स्पेशल बना रहे थे असम के लजीज पकवान। लजीज माने अत्यंत स्वादिष्ट और पकवान माने भोजन, जिनका उन्होंने पूरे आनंद के साथ स्वाद लिया, क्योंकि लंदन जैसे शहर में, यूरोपियन कंट्रीज में तो प्रोसेसिंग फूड ही मिलता है। इस प्रकार का पारंपरिक खाना वहां बामुश्किल ही मिल पाता है। जब वे होटल वापस लौटे तो मां ने मुस्कुराते हुए एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। उसने इस बात पर गौर किया, गौर करना माने अत्यंत ध्यान से देखा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को ही बिहू कहा जाता है। यानी ये जो डांस है, वहां का जो लोक नृत्य है, और ये जो एक सेलिब्रेशन है, इस पूरे को ही बिहू कहा जाता है। इस पूरे का नाम बिहू है, इस उत्सव का नाम ही बिहू है। तो उसको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसको बड़ा दिलचस्प लगा। तो जो है उसने थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मां से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य दोनों त्योहार त्योहारों पर ही होते हैं। मैंने म्यूजिक एंड डांस, तो मां ने समझाते हुए कहा कि पूरी दुनिया में लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संगीत और नृत्य का सहारा लेते हैं, खासकर भारत में जहां पर परंपरा बहुत समृद्ध है। उन्होंने यह भी अपनी बेटी को बताया कि असम का बिहू नृत्य न सिर्फ ग्रामीण जनजीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, बल्कि वह फसल उगाने, अनाज काटने और बसंत के आगमन जैसे विशेष अवसरों से भी जुड़ा हुआ है। मां की बातें सुनकर एंजेला को यह एहसास हुआ कि संगीत और नृत्य केवल मनोरंजन के साधन नहीं है। अंडरलाइन कर लेना बच्चों इस लाइन को। संगीत और नृत्य केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि जीवन और प्रकृति से बहुत ही गहराई से वो जुड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों,
आगे बढ़ते हैं। एंजिला की मां, एंजिला की मां का क्या नाम था? एलेक्जेंड्रा। अगले कुछ दिनों तक एंजेला की मां डॉक्यूमेंट्री के लिए जानकारी यानी कि फैक्ट्स इकट्ठा करने और लोगों से बातचीत करने, क्योंकि जब तक वो लोकल लोगों से इंटरव्यूज नहीं करेगी, बातचीत नहीं करेगी, तो उसको पूरी तरह से साफ नहीं होगा कि मैं अपनी स्क्रिप्ट किस प्रकार से तैयार करूं। तो वो अपने काम में व्यस्त रही और इस दौरान एंजेला ने सब कुछ दूर से ही देखा और समझने की कोशिश की। उसने इस बात को महसूस किया कि लंदन के जीवन की तुलना में यहां का वातावरण, यहां का माहौल, यहां के लोग और उनकी दिनचर्या, उनका टाइम टेबल बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के कस्टम्स, यहाँ की कल्चर और लोगों का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध, और बिल्कुल ये उसके लिए एक नया अनुभव था। क्योंकि आज का आधुनिक मनुष्य जितना टेक्नोलॉजी के संदर्भ में उसको गहराई से जानने की कोशिश कर रहा है, आज का मनुष्य उतना ही अधिक प्रकृति से कटता चला जा रहा है, दूर होता चला जा रहा है। धीरे धीरे एंजेला को अपनी मां के काम का महत्व समझ में आने लगा। उसने इस बात को समझा कि मेरी मां का जो काम है उसका इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है, क्यों न इस पूरी दुनिया को इस महान संस्कृति से अवगत कराया जाए। तो उसको इस बात का एहसास हुआ कि वे केवल एक फिल्म निर्माता नहीं थी, बल्कि एक तरह की वैज्ञानिक कहानीकार थी, जो अपनी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन के पहलुओं को एक साथ जोड़ती हैं। और मां की मेहनत और उनकी कहानी कहने की अनूठी शैली को देखकर एंजेला को अपनी मां पर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि उस बच्ची ने अभी तक अपनी मां के काम को गहराई से नहीं देखा था। आज उसने अपनी मां के काम को गहराई से देखा और उसको समझने की कोशिश की, और जब उसने समझा तो यह पाया कि यह काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। एंजेला और उसका परिवार उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहां असम की प्रसिद्ध सत्र यानी कि मठ स्थित हैं। वैष्णव जन यानी कि वैष्णव माने जो भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण ही जिनके कौन है इष्ट देव हैं, उसको मान करके जो अपनी धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, उन मठों की तरफ वो बढ़े, उसको उस अनूठी परंपरा को देखने के लिए। उनकी योजना वहां रुककर सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने की थी, रिकॉर्डिंग करने की थी। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे, एक मठ है, सत्र का मतलब है वैष्णव मठ, जिसका नाम था दक्षिणापथ, तो उनकी मुलाकात असम की मशहूर लेखिका रीना सेन से हुई। अगले दिन, अगले कुछ दिनों तक वे उन्हीं के घर पर रहने वाले थे। रीना आंटी की एक बेटी थी जिसका नाम था अनु। अब वो एंजेला की बिल्कुल हम उम्र थी, तो अनु जिसकी उम्र भी एंजेला के बराबर थी, जैसे ही अनु और एंजेला एक दूसरे से मिली, उनकी आपस में तुरंत ही दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। उन्होंने तुरंत अंग्रेजी में बातचीत शुरू कर दी और अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजेला को अनु के अनोखे खिलौने काफी इंटरेस्टिंग लगे, दिलचस्प लगे। वहां लकड़ी के बने खिलौने, गुड़िया और नारियल की जो जटा है, नारियल के जो रेशे हैं, उनसे बने छोटे छोटे घर थे। ये सब एंजेला के लिए बिल्कुल नया माहौल था, नई चीज थी। उसने लंदन में कभी इस तरह के खिलौने नहीं देखे थे। अनु का सबसे पसंदीदा खिलौना था लकड़ी का बना धनुष बाण, लकड़ी का बना तीर कमान। तो ये छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है। वह इसे लेकर राम बनने का नाटक करती थी और एंजेला को उसका विरोधी यानी कि शक्तिशाली रावण बनना पड़ता था। दोनों ने मिलकर खेलना शुरू किया। तो प्यारे बच्चों,
इस प्रकार से उन दोनों में काफी मित्रता हो गई और उन्होंने जो है जल्द ही उछल कूद और हंसी मजाक में वे पूरी तरह आपस में घुल मिल गई। उनके खेल में कोई अंत नहीं था, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं था। वे सब मस्ती और उत्साह में खो गए थे, जैसे वे हमेशा से ही दोस्त हों और काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हों। प्यारे बच्चों, यहां आपकी पुस्तक में दक्षिणापथ का जो एक चित्र है वो भी यहां पर दिखाया गया है, जो कि माजुली में है। और इसके नीचे एक दूसरा चित्र है, वो भी वहां के नृत्य को यानी सत्रिय नृत्य को प्रस्तुत करती हुई एक छवि को आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो एंजेला और अनु ने ध्यान से देखा कि कैसे अलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में युवा साधुओं के सत्रिय नृत्य का फिल्मांकन किया। एंजेला को यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि क्या यह नृत्य केवल लड़कों या पुरुषों के लिए ही है। अनु भी इस बात को लेकर सोच रही थी। दोनों की इच्छा हुई कि वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकें, नृत्य कर सकें और छद्म युद्ध का हिस्सा बन सकें। छद्म युद्ध का मतलब है युद्ध की एक्टिंग। ठीक है, उस वो युद्ध की एक्टिंग को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। किसी कहानी को लेकर के लिखी हुई वो स्क्रिप्ट होती है, जो कि हमारे किसी पौराणिक कहानी से जुड़ी हुई होती है। तो एंजेला की जिज्ञासा को देखते हुए उसकी मां ने उसको बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य से में कुछ साधु मठों से बाहर आकर आम लोगों को सत्रिय नृत्य सिखाने लगे। यद्यपि शुरुआत में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया जाता था, क्योंकि इसको अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन समय के साथ यह सोच धीरे धीरे बदली और आधुनिक समय में महिला सत्रिय कलाकारों का मंच पर नृत्य करना एक आम बात है, एक सामान्य बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब कहानी आगे बढ़ती है और उस रात एंजेला की मां महिला सत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी, उनकी रिकॉर्डिंग करने वाली थी। यह सुनकर एंजेला और अनु काफी उत्साहित हो गई थी। वे ये देखने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार करने लगी कि कैसे महिलाएं भी परंपरागत नृत्य का हिस्सा बन चुकी है और किस तरह से वे भी अपनी कला के माध्यम से, अपनी कला के जरिए इस नृत्य को आगे बढ़ा रही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एंजेला काफी उत्साहित थी और चाहती थी कि अनु भी इस विशेष स्पेशल सत्रिय नृत्य को देखे। उसने रीना आंटी से प्रार्थना की, अनुरोध किया और आंटी ने भी खुशी खुशी अनुमति दे दी। उस रात अनु और एंजेला ने मिलकर सत्रिय नृत्य देखा, जिसमें भगवान विष्णु के द्वारपालों जय और विजय की कहानी को प्रस्तुत किया जा रहा था। जैसे ही मंच का पर्दा उठा, एंजेला और नृत्य ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी पहने दो महिलाएं नृत्य नाटक की शैली में अद्भुत अभिनय यानी कि एक्टिंग कर रही थी। वे भाव भंगिमाओं यानी कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनकी जो मुद्राएं हैं और नृत्य के माध्यम से पूरी कहानी को उन्होंने बिल्कुल जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, दोनों लड़कियां ये देखने में मग्न हो गई थी कि किस तरह से जय और विजय ने कुछ महान ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने से रोक दिया था, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। यह देखकर ऋषि काफी क्रोधित हो गए थे और उन्होंने जय और विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। घटना का एहसास हुआ तो वो काफी परेशान हुए। उन्होंने अपने द्वारपालों को बचाने के लिए यह वचन दिया कि जब भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उन्हें इस घटना का पता चला। अपने द्वारपालों को बचाने के लिए उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को उनके असुर रूप में मारकर उन्हें श्राप से मुक्त करेंगे और उन्हें पुनः उनका जो सम्मानित स्थान है वो प्रदान करेंगे। समय बीतने के बाद
जय और विजय फिर से भगवान विष्णु के द्वारपाल बन गए। एंजेला और अनु इस प्रस्तुति को देख करके मंत्र मुग्ध हो गई। उन्होंने यह देखकर बहुत ही अधिक अच्छा महसूस किया। उनको बहुत अच्छा लगा कि नृत्य और अभिनय के माध्यम से इतनी प्रभावशाली ढंग से कहानी को प्रस्तुत किया जा सकता है। एंजेला को यह एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि क्षत्रिय नृत्य न केवल एक कला है, बल्कि इसमें असम की संस्कृति और परंपराओं का गहरा प्रभाव जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए। एंजेला को यह कहानी बेहद नाटकीय और इंटरेस्टिंग लगी, रोचक लगी। क्षत्रिय महिला जो नृत्यांगनाएं थी, डांसर थी, उन्होंने जिस तरह से अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी और अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया, यह वाकई बहुत ही अद्भुत था। और उनके प्रदर्शन में एक ऐसा अट्रैक्शन था, एक ऐसा आकर्षण था कि एंजेला को लगा कि वे पुरुष क्षत्रिय कलाकारों से भी बढ़ चढ़ करके बहुत अधिक बेहतर नृत्य कर रही हैं। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला पूरी तरह से क्षत्रिय नृत्य के जादू में खो गई, यानी वो उससे बहुत अधिक प्रभावित हुई। वे दोनों जय विजय की तरह तलवार और हथियार चलाने की नकल करते हुए नृत्य करने लगी। उनकी कल्पनाएं उन्हें स्वर्ग के द्वारपालों की भूमिका में ले जा रही थी, जहां वे बहादुरी से लड़ रहे थे और नृत्य के माध्यम से अपनी कहानियां सुना रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, एंजेला की मां एलेक्जेंड्रा बच्चों के इस जुनून को देखकर काफी खुश हुई, मुस्कुराई। उन्होंने समझ लिया कि एंजेला और अनु क्षत्रिय नृत्य के प्रति कितनी अधिक उत्साहित है और वो इससे कितनी ज्यादा प्रभावित हुई है। इसलिए उन्होंने दोनों को क्षत्रिय कलाकारों के साक्षात्कार के लिए, यानी इंटरव्यूज के लिए साथ ले जाने का डिसीजन लिया, फैसला लिया। यह एक बेहतरीन अवसर था, एक बहुत ही सुंदर मौका था, जहां बच्चे असम की इस समृद्ध कला और इसके पीछे के इतिहास, इसकी हिस्ट्री को डीपली, बहुत ही गहराई से समझ सकते थे। ऐसा मौका उनको मिलने वाला था। प्यारे विद्यार्थियों, एंजेला और अनु काफी खुश थी, उत्साहित थी। नृत्य देखने वाली दो नृत्यांगनाओं, जिनके नाम भी यहां पर दिए गए हैं, आपको इन्हें अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जिनका नाम था प्रिया और रीता। उन्हें क्षत्रिय और बिहू नृत्य की बहुत ही सुंदर मुद्राएं और उनकी बारीकियां उन दोनों बालिकाओं को सिखाई। एंजेला के लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। अविस्मरणीय माने जिसको भूला न जा सके, ऐसा अनुभव था। उसे ऐसा लगा जैसे वह असम की संस्कृति का ही एक हिस्सा बन गई हो। प्यारे विद्यार्थियों, जब वे आप वापस लौटे तो एंजेला नृत्य की जादू में पूरी तरह से डूबी हुई थी। वह चलते समय, खाना खाते समय और यहां तक कि खेलते समय भी नृत्य करने की कोशिश करती रहती थी। यह उसका नया जुनून बन चुका था। लंदन लौटने के बाद भी एंजेला ने अपनी कोशिश जारी रखी और एंजेला असम के नृत्य को या असम को बिल्कुल भी नहीं भूल पाई। वह बार बार से रिकॉर्डिंग्स देखती जो उसकी मां ने वहां पर बनाई थी। हर बार जब वह उन्हें देखती तो उसको असम की नृत्य परंपराओं की याद आ जाती थी। वहां की रंग बिरंगी संस्कृति, रंग बिरंगा क्षत्रिय और उल्लास से भरा हुआ बिहू उत्सव, यह यात्रा न केवल उसके लिए एक रोमांचक अनुभव थी, बल्कि उसने उसे नृत्य और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति एक नई समझ और प्रेम को विकसित किया। प्यारे विद्यार्थियों, मां ने एंजेला की गहरी रुचि को पहचान लिया था और पापा के साथ मिलकर उसके लिए एक शानदार योजना बनाई। उन्होंने उसे असम के नृत्य के प्रति
उसके प्रेम को आगे बढ़ाने का, उसको मौका देने का फैसला किया। एंजेला ने लंदन लौटने के बाद अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में असमीय नृत्य यानी कि बिहू में जो वो सीख करके आई थी, सत्रिया नृत्य की उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, प्रस्तुति दी। उसने बिहू और सत्रिया नृत्य की कुछ झलकियां अपने सहपाठियों और अपने टीचर्स को दिखाई, जिसे सभी ने उत्साह के साथ सराहा, उसकी सराहना की, तालियां बजाई, उसको मोटिवेट किया। जब उसने स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अपनी प्रस्तुति दी तो सबको बहुत आनंद आया। एंजेला बहुत खुश थी कि वह असम के सुंदर नृत्यों की झलक लंदन तक पहुंचा सकी। उसे अब समझ में आया कि उसकी मां को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास एक नया जुनून था। असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ उसने मनोरंजन और खुशी का एक नया माध्यम ढूंढ लिया था। यह यात्रा उसके लिए केवल एक छुट्टी का साधन, छुट्टी मनाने तक की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यादगार शिक्षा थी, सीख थी, जिसने उसे नई संस्कृतियों और कलाओं से जोड़ दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से समझा। यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इस पाठ में हमने सत्रिया और बिहू नामक जो नृत्य है उसको अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश की। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक करें, और ऐसे ही आसान और रोमांचक तरीके से पढ़ने के लिए, हिंदी के कंटेंट को अच्छे से समझने के लिए आपके अपने चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल को सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबा लें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको बिहू नृत्य और सत्रिया नृत्य में कौन सा नृत्य अधिक पसंद है और आपका लोक नृत्य क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिए, संस्कृति हमें जोड़ती है और कला हमें सिखाती है। इसी के साथ मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, जिसमें इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।